नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज हम बात करेंगे इस सप्ताह की एक सबसे बड़ी राजनीतिक खबर। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल समेत 23 लोगों को दिल्ली की कोर्ट ने भ्रष्टाचार के आरोप से बरी कर दिया है। इसके अलावा हम बात करेंगे यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, उनके अध्यक्ष है, उनको एआई समिट में प्रदर्शन के कारण जेल में डाल दिया गया है। तो ये क्या बदले की राजनीति है या सचमुच में भ्रष्टाचार के आरोप थे? इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर राजदीप सरदेसाई। राजदीप, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मिलिंद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी। तो राजदीप, अब जब हम चर्चा कर रहे हैं, अभी कुछ घंटे पहले ही जो दिल्ली का राउज एवेन्यू कोर्ट है, उसने एक बड़ा फैसला ये दिया है कि सीबीआई ने जो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और ऐसे 23 लोगों पर जो केस दायर किया था कि जो दिल्ली की लिकर पॉलिसी थी, मतलब शराब बेचने की जो नीति थी, वो उन्होंने पैसे लेकर या रिश्वत लेकर उसको बदला था। तो कोर्ट ने आज ये बहुत साफ-साफ फैसला दे दिया है कि ये बिल्कुल गलत आरोप पाए गए, उनके पास कोई एविडेंस नहीं था, पूरा केस ही जो है बेबुनियाद है और उनको सबको बरी कर दिया है। तो इस पूरे फैसले को, क्योंकि केजरीवाल के खिलाफ भी बीजेपी सरकार लगातार लगी हुई थी और राजनेताओं के खिलाफ एक तरह से इस तरह के हमने खास करके 2024 के चुनाव से पहले देखा कि लगातार उनको ईडी या सीबीआई के केस में फंसाकर उनको जेल भेजा जा रहा था। तो आज जो फैसला आया है केजरीवाल के बारे में, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए मिलिंद, ये बहुत ही बड़ा फैसला है क्योंकि अरविंद केजरीवाल उस तरह के राजनेता है जिनकी राजनीतिक करियर बहुत जल्दी ऊपर आ गई। 2013 में आम आदमी पार्टी बनती है और उसी साल के एंड में वो मुख्यमंत्री बनते हैं दिल्ली के, और लोगों को लगा कि वो एक विकल्प के तौर से नेशनल लेवल पर भी उभर कर आ सकते हैं। लेकिन पिछले 3-4 साल में जब से ये लिकर स्कैम हुआ, जब से केजरीवाल जी जेल गए, मनीष सिसोदिया जेल गए और फिर दिल्ली का चुनाव भी पिछले साल हारे, लोगों को लगा अब अरविंद केजरीवाल का जो पॉलिटिकल करियर करियर है, जितनी तेजी से वो ऊपर उठा था उतनी ही तेजी से वो अब गिर चुका था और लोगों को लगा कि केजरीवाल तो बिल्कुल खत्म ही हो गए। एक ऐसे माहौल में इस तरह का वर्डिक्ट आना, और देखिए एक तो होता है किसी को बरी करें, लेकिन साथ साथ जो कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस है, जिस तरह से कोर्ट ने पूरी तरह से सीबीआई को कटघरे में रखा है, मुझे लगता है उससे केजरीवाल का मनोबल बढ़ेगा, आम आदमी पार्टी को एक जीवन दान एक तरह से मिलता है। और ये सवाल बार बार एक बार फिर उठेगा, क्या इन एजेंसियों को केंद्र सरकार इस्तेमाल करती है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ बदले की भावना से? तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ी जीत है, आम आदमी पार्टी के लिए जीवन दान है, और बहुत ही गंभीर सवाल केंद्र पर उठेंगे, सीबीआई पर उठेंगे, और केवल केजरीवाल ही नहीं, अन्य विपक्षी दल भी एक तरह से उनका भी मनोबल बढ़ेगा और वो भी बार बार कहेंगे कि ईडी और सीबीआई का खास करके गैर इस्तेमाल हो रहा है। तो पूरी पूरी तरह से एक राजनीतिक विक्ट्री आप कह सकते हैं केजरीवाल के लिए, लेकिन विपक्ष के लिए भी। नहीं, राजीव, आप कह रहे हैं कि विपक्ष के लिए भी बड़ी विक्ट्री है ये, कम से कम एक मॉरल विक्ट्री है, अगर लीगल विक्ट्री सब ना भी मिले है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, जो उनके प्रवक्ता है पवन खेड़ा के, वो एक तरह से ये इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस के खिलाफ है, इसलिए उसकी कोई भी कांग्रेस के जो विरोधी है या एडवर्सरी है, उनको मतलब वो कुल मिला के कह रहे हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी का कोई डील हो गई है, इसलिए केजरीवाल को बरी कर दिया गया है। तो कांग्रेस तो बहुत खुश नज़र नहीं आ रही है इस फैसले से। जी, ये बात आपकी सही है, लेकिन देखिए ये जो बात हो रही है ना कि कोई डील हो गई है भाजपा और केजरीवाल के बीच में, खास करके क्योंकि अब एक चुनाव का नया साइकिल आएगा जिसमें कुछ चुनाव है उत्तराखंड, पंजाब, गुजरात, इन सब राज्यों में, गोवा, यहाँ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी प्रयास कर रही है अपने आप को एक तरह से अपनी एक पकड़ वहां जमाने के लिए। और ये कहा जा रहा है कि अगर केजरीवाल उभर कर एक बार फिर आते हैं, जीवन दान मिलता है, तो वो कांग्रेस का वोट कम करेंगे और इससे बीजेपी को आसानी होगी। देखिए ये कहने की बात है, पर मैं देखिए ये डील की राजनीति जो है ना, ये जो कंस्पिरेसी साजिश हो रही है केजरीवाल को के और बीजेपी के बीच में डील है, मैं
मैं तो बस जो मेरे सामने जो कोर्ट का ऑर्डर है उस पर ही जा सकता हूं आज की तारीख में मिलेंगे, और हम सब उसी पर जा सकते हैं। क्या पर्दे पे के पीछे कुछ हुआ कहना बहुत मुश्किल है। और आप सोचिए ना, अरविंद केजरीवाल 150 से ज्यादा दिन जेल में थे। मनीष सिसोदिया 500 से ज्यादा दिन जेल में थे। कई अन्य आम आदमी पार्टी के नेताओं पर भी शिकंजा कसा हुआ था, संजय सिंह भी जेल चले गए। क्या आप मुझे कह रहे हैं ये सब एक तरह से अब डील हो गई है, इसलिए ये सब अब मामला सुलझ गया है? मुझे इस पर पूरी तरह से, मैं इस समय तो ये नहीं कह सकता। हाँ, जरूर कांग्रेस को लगेगा कि अरविंद केजरीवाल शायद कांग्रेस का वोट इन राज्यों के चुनाव में अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें। पर आप सोचिए, 2 साल पहले केजरीवाल और राहुल गांधी एक प्लेटफॉर्म पर थे लोकसभा चुनाव के लिए। तो राजनीतिक उतार चढ़ाव में ये क्या डील मेकिंग है, मैं मैं इस पर ज्यादा नहीं कह सकता, क्योंकि ये स्पेक्यूलेशन है। हम तो बस, जो कोर्ट का ऑर्डर है उससे साफ है कि अरविंद केजरीवाल को पूरी तरह से डिस्चार्ज किया गया है। उसका उनको कितना राजनीतिक लाभ मिलता है ये बात चुनाव में पता चलेगी। कांग्रेस को कितना नुकसान होता है वो भी कहने के लिए मुश्किल है। लेकिन मैं तो दूसरी तरफ कहूंगा, ये पूरे विपक्ष को एक बार फिर मौका है। इंडिया अलायंस को मजबूत करिए। यही तो मुसीबत है विपक्ष की, कि विपक्ष भी अगर एकजुट होता जिस तरह से 2024 के चुनाव के पहले हुआ था, तो फिर विपक्ष भी मजबूत हो जाता है। ये मौका है कि विपक्ष को एक बार फिर एक मौका मिल रहा है कि आप एक साथ एक स्वर में बात कीजिए, अपने आप को मजबूत करिए केंद्र सरकार के खिलाफ। अगर यही डील साजिश की बात होगी तो जो अविश्वास है वो और भी बढ़ेगा। नहीं तो राजदीप, आपको क्या लगता है कि ये जो बदले की राजनीति की जो बात होती थी 2024 के चुनाव के बाद इसमें थोड़ी मतलब गति कम हुई है? 2024 के पहले तो ये होता था कि हर चुनाव से पहले जो भी विरोधी दल जिस चुनाव में लड़ रहा है उसके नेता पर कार्रवाई होती रहती थी। झारखंड में हुई, दिल्ली में हुई, सब जगह हमने देखा कि चुनाव से पहले खास तौर पे ईडी या सीबीआई को हथियार के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन 2024 का जब लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया, जब बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं मिली अपने दम पर, उसके बाद में हमने देखा कि इस तरह की एक्टिविटीज में कोई कमी आई है थोड़ी। लेकिन एक बिग पिक्चर तो यही है ना राजदीप, की जितने केसेस ईडी ने जो फाइल किए थे उसका कन्विक्शन रेट 1% या 2% भी नहीं था। मतलब उसको सजा होती नहीं, सिर्फ आपने केस कर दिया। जैसे केजरीवाल को आपने 156 दिन जेल डला, मनीष सिसोदिया 2 साल जेल में रहे और अब वो बरी हो गए। तो ये जो राजनीति है, बदले की राजनीति या जो एजेंसियों की जो राजनीति हो रही थी, अब केजरीवाल के फैसले के बाद क्या लगता है आपको कि बीजेपी इसमें और हाथ डालने से डरेगी या वो ये सिलसिला चला के रखेगी? देखिए, मेरे 2-3 पॉइंट। एक तो हमारे देश में अंग्रेजी में एक लाइन है, प्रोसेस इज द पनिशमेंट। ये जो यंत्रणा है, जो आपको लगातार बेल के लिए कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट की पूरी प्रक्रिया है, आपको एक तरह से कटघरे में साल पर साल रखा जाता है। कन्विक्शन तो नहीं होती जैसे आपने सही कहा, लेकिन साल पर साल आपको या तो ईडी के कार्रवाई में जाना पड़ता है या सीबीआई के या कोर्ट में। ये हमारे देश की मैं समझता हूं हमारे जो कानूनी प्रक्रिया है उसकी एक कमजोरी है। प्रोसेस इज द पनिशमेंट। आपको लगातार कानून के चक्कर, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अरविंद केजरीवाल के 3 साल इसी में चले गए। तो एक रही ये बात, प्रोसेस इज द पनिशमेंट। आपने कहा कि 2024 के बाद ईडी ने उस तेजी से विपक्ष को घेरने की कोशिश नहीं की है। पूरी तरह से मैं इस पे सहमत नहीं हूं, क्योंकि कई राज्यों में अभी भी ईडी के केसेस हैं। कल ही पी चिदम्बरम पर जो ईडी का केस है, कोर्ट ने परमिशन दी है उनके प्रोसिक्यूशन के लिए। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने पूरी तरह से इन केसेस को बंद कमरे में रखा है। ये आरोप सही है कि जो सरकार के साथ आ जाता है उनके केसेस स्लो डाउन होते हैं। और महाराष्ट्र उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जिस तरह से महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के नेताओं के खिलाफ जो केसेस थे वो ठंडे बस्ते में चले गए हैं। ये 2024 के बाद भी हो रहा है। तो मैं ये नहीं मानता कि कोई ईडी में कोई इतना बड़ा बदलाव आ गया है। हाँ, ये है कि इस तरह के ऑर्डर के बाद शायद शायद ईडी या सीबीआई इस कुछ महीनों के लिए बड़े सूझबूझ कर, सोच समझकर अपनी कार्रवाई करेगा, क्योंकि ये बड़ी फटकार है। हम जो भी हमारी ये जो कंस्पिरेसी थियरी है, डील है, ये वो, लेकिन ये बड़ी फटकार है।
और बीजेपी को एक तरह से बैकफुट पर रखा गया है। इंटरेस्टिंग बात इसमें एक ही है कि एक्साइज पॉलिसी जो थी, जो पहली केस मिलिंद आपको याद होगा, अजय माकन और कांग्रेस ने लगाई थी। ये जी। आरोप कांग्रेस ने लगाए थे। तो कांग्रेस में खास करके दिल्ली कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल, संदीप दीक्षित और अरविंद केजरीवाल, अजय माकन, कांग्रेस के नेता और अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं के बीच में तो सालों से नहीं बनी है। लेकिन कुल मिलाकर मुझे लगता है ईडी का दुरुपयोग सालों से चल रहा है, और शायद शायद इस तरह के वर्डिक्ट के बाद थोड़ी तो समझ आएगी कि अगर आप इस तरह से करेंगे तो पब्लिक भी जान जाएगी कि ये आपकी वॉशिंग मशीन है, या तो आप किसी को वॉशिंग मशीन में डालकर उनको साफ कर देते हैं या उनको टारगेट कर देते हैं। नहीं तो राजीव, आप जो केजरीवाल की बात कर रहे थे, तो केजरीवाल के मतलब लोग जैसे जल्दबाजी करते हैं राइट ऑफ करने में कि भाई दिल्ली चुनाव हार गए, केजरीवाल खत्म हो गए। लेकिन केजरीवाल का इस समय पूरा फ़ोकस जो है वो पंजाब पर है और उसके बाद में गोवा पर उनका फ़ोकस है या गुजरात पर उनका फ़ोकस है या उत्तराखंड जैसे आपने कहा। तो आपको लगता है कि केजरीवाल वापसी कर सकते हैं या बाउंस बैक जिसको कहें, जो कि मान लीजिए उनकी स्थिति 5 साल पहले थी, वो अब उनको लग रहा है क्योंकि अभी भी दिल्ली वगैरह में तो चुनाव नहीं है, तो अब उनके पास कितना मौका है? क्योंकि जो भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ते थे, वो भ्रष्टाचार का ही आरोप लगाकर एक तरह से उनको खत्म करने की कोशिश की गई थी। देखिए, किसी को राइट ऑफ करना राजनीति में कभी नहीं करना चाहिए, लेकिन एक बात तो साफ है मिलिंद, कि आज केजरीवाल जनता के सामने जा सकते हैं और कह सकते हैं देखिए पूरी तरह से मुझे डिस्चार्ज किया गया है। आपने देखा होगा आज भी वो कह रहे हैं मैं कट्टर ईमानदार हूं, वो रोने लगे। उसका कितना लोगों पर असर होगा मैं ये नहीं कह सकता इस समय, लेकिन एक मौका तो है उनके पास, और वो बड़े समझदार नेता हैं। वो जानते हैं किस तरह से राजनीति करनी है, कब क्या कहना है, उनकी इलेक्शन स्ट्रेटेजी भी ठीक ठाक रहती है। तो अब उनको मौका है, एक पंजाब में उनकी सरकार है, वो पूरी कोशिश करेंगे पंजाब में एक बार फिर सरकार आए। गुजरात में वो ऑपोजिशन स्पेस को ढूंढ रहे हैं। गुजरात एक ऐसा राज्य है, अगले साल नवंबर में चुनाव है, वहां देखना पड़ेगा कि केजरीवाल कितना ग्रो कर पाते हैं। क्योंकि गुजरात में जब केजरीवाल 4 साल पहले 2022 के चुनाव में जब वहां गए थे, तब मुझे लगा कि केजरीवाल एक तरह से नरेंद्र मोदी जी को सीधी टक्कर दे रहे हैं, अपने अपने किले में जाकर, गुजरात के किले में जाकर उनको टक्कर दे रहे हैं। तो कोशिश करेंगे। गोवा बड़ा इंटरेस्टिंग है, छोटा राज्य है। वहां आप कह सकते हैं कि केजरीवाल जितना भी प्रभाव ला पाए, कांग्रेस को उसका नुकसान होता है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी है वहां, लेकिन वो वोट एक तरह से कट जाता है। उत्तराखंड में भी वही हो सकता है। सो आई थिंक केजरीवाल इज एट द मोमेंट, उनको पहले पंजाब पर फोकस करके अपनी एक तो सरकार लानी पड़ेगी। ये उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये कहना कि क्योंकि आज इस समय कोर्ट वर्डिक्ट उनके पक्ष में आ गया, इसका मतलब है केजरीवाल का पूरी तरह से रिवाइवल हुआ है, ये कहना गलत होगा। क्योंकि चुनाव के समय लोकल एंटी इनकम्बेंसी होगी, एमएलए के खिलाफ होती है, वहां की सरकार के खिलाफ होती है। क्या केजरीवाल उसे ओवरनाइट तुरंत वो हटा पाएंगे? मुश्किल है। लेकिन हाँ, इस वर्डिक्ट के बाद उनको एक ओपनिंग मिली है, एक स्पेस मिला है कि वो जनता के सामने अब जा सकते हैं और एक बार फिर अपना एंटी करप्शन, एंटी भ्रष्टाचार जो उनका मुद्दा सबसे प्रमुख था, वो जनता के सामने लेकर जा सकते हैं, और शायद उनको कुछ ज्यादा एक तरह से मौका मिलेगा अपने आप को एक बार फिर मजबूत करने। अगले 12 से 18 महीने में ये पता चलेगा क्या अरविंद केजरीवाल की रिवाइवल वाकई हो रही है आम आदमी पार्टी की, क्या केवल उनको एक कोर्ट से थोड़ी उनको रिहाई मिली है। आखिर में मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक और घटना हुई पिछले हफ्ते, जिसको आपने भी काफ़ी चर्चा की, जिस पर कि एआई समिट के दौरान कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे यूथ कांग्रेस के, उन्होंने प्रदर्शन किया, कपड़े निकाल दिए, प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले से ही नंगे हो, आप क्या नंगे हो रहे हो? तो उन पर जो एफआईआर होना था कानून के हिसाब से वो हो गया, जेल भी चले गए वो लोग। लेकिन 2 बातें इसको लेकर हो रही। एक तो ये है कि उनको एंटी नेशनल बताया जा रहा है कि भाई देश के विरोधी लोग हैं, और दूसरा जो केसेस भी लग रहे हैं वो ऐसे लग रहे हैं कि 11 लोग अभी भी जेल में, उनको कोई बेल मिलने का कोई सीन नज़र नहीं आ रहा है। तो ये वापस क्या मतलब, ये एक दूसरी तरह का केस है, लेकिन वापस जो सरकार है वो क्या ज़्यादा हेवी हैंडेडनेस दिखा रही है यहाँ पर, या जो वाजिब है वही कर रही है? 100% हैवी हैंडेड है।
100% वो एक तरह से कानून का गैर इस्तेमाल करके नॉन बेलेबल प्रोविजंस डाल रही है। आपने प्रोटेस्ट किया, चलिए आपको वो प्रोटेस्ट पसंद नहीं आया, सरकार को पसंद नहीं आया, कई विपक्षी दलों को पसंद नहीं आया। पसंद ना आना इसका मतलब नहीं है कि वो कोई अपराधी है। जिस तरह से कानून के प्रावधान यूज किए गए हैं इस प्रोटेस्ट के बाद यूथ कांग्रेस के, उनको जेल में डाला गया या पुलिस कस्टडी में डाला गया, ये गलत है। और इसीलिए मैं कहता हूं ना, अभी या तो आप ईडी का गैर इस्तेमाल करते हैं या सीबीआई का, या अब दिल्ली पुलिस का गैर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये साफ है मिलिंद की ये सरकार एक तरह से अपनी ताकत दिखाना चाहती है, अब मिसयूज कर रही है पूरी तरह से। पुलिस पर पुलिस यंत्रणा को आप मिसयूज कर रहे हैं, और मुझे लगता है ये बहुत ही गलत है। एक और चीज जो मैं भूल गया कहने, जब आपने मुझे पूछा था कि कांग्रेस कह रही है ये कोई डील है, कल अगर आम आदमी पार्टी कहे कि कांग्रेस और भाजपा के बीच में डील है कि गांधी परिवार पर आरोप लगते हैं लेकिन किसी को जेल नहीं भेजा गया है, ये डील की बात जो बार बार होती है ना, मैं प्रमाण चाहता हूं। आप मुझे दिखाइए प्रमाण कोई डील के हैं जिससे हम पता चले कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में डील है, मैं आपकी बात मान जाऊंगा। तो ये स्पेकुलेशन है। लेकिन जहां तक आपने ये जो पुलिस एक्शन हुई है, ये तो बहुत ही खतरनाक है हमारे लोकतंत्र के लिए। हमें प्रोटेस्ट पसंद नहीं है, चलिए हमें अच्छा नहीं लगा कि आपने शर्ट उतारकर इस तरह से एक बड़े ग्लोबल एआई समिट में प्रोटेस्ट किया, लेकिन क्या प्रावधान की एक साजिश है ये पूरी तरह से देश को कमजोर करने की। यानी विपक्ष क्या करे तो क्या करे। कांग्रेस नेता ने मुझे कहा कि जब हम रास्ते पर नहीं आते, प्रोटेस्ट नहीं करते, तो आप मीडिया वाले कहते हैं कि कांग्रेस कमजोर पड़ गई है। अब जब हम रास्ते पर आते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप देशद्रोही हैं। अरे ऐसे नहीं चलेगा। इसमें देशद्रोह क्या है, इसमें कंस्पिरेसी क्या कहां है। आप इतना कह सकते हैं कि ये प्रोटेस्ट जो था, और मुझे भी लगा कि ये सही प्रोटेस्ट नहीं था जिस तरह से किया गया, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते या आप उस प्रोटेस्ट को अपराधीकरण के नजरिए से देखेंगे। यू कैन नॉट क्रिमिनलाइज डिसेंट, ये बहुत ही गलत है। और यही तो बात मैं कह रहा हूं, फिर यही इसी वजह से सरकार की एक छवि बन गई है कि अपने सभी विरोधियों को किस तरह से कानूनी अपने ये एजेंसीज को वेपनाइज करके, उनको हथियार की तरह इस्तेमाल करके, फिर वो पुलिस हो, ईडी हो, सीबीआई हो, अपने प्रतिद्वंदियों को आप टारगेट करते हैं। ये गलत है, ये गलत है। और गलत को गलत कहने की हमें क्षमता होनी चाहिए। जब अरविंद केजरीवाल को भी चुनाव के पहले जिस तरह से अरेस्ट किया गया, या मनीष सिसोदिया को 500 से ज्यादा दिन बेल नहीं मिली, तब हमने गलत को गलत कहना चाहिए था, मीडिया वालों ने कहना चाहिए था। मिलिंद, हमारी भी मीडिया वालों की एक दायित्व है। जिस तरह से हेमंत सोरेन को चुनाव के पहले वहां अरेस्ट किया जाता है, जिस तरह से ये प्रक्रिया होती है, बेल नहीं देना, जेल में रखना, ये सब मुझे लगता है कहीं ना, और इसीलिए ये ऑर्डर महत्वपूर्ण है इस समय। और आईवाईसी केस में भी आप देखेंगे कि अगर ये मामला हाई कोर्ट या सुप्रीम तक कोर्ट तक पहुंच गया तो लोग पूछेंगे कि क्या आपने कोई, अगर आप हिंसा करते उस प्रोटेस्ट में तो आप पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इट वाज अ पीसफुल प्रोटेस्ट। अगर पीसफुल प्रोटेस्ट को भी आप नॉन बेलेबल प्रोविजंस में लोगों को बंद करोगे, देन वेयर इज डेमोक्रेसी, वेयर इज लोकतंत्र, वेयर इज योर राइट टू प्रोटेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद राजदीप इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे राजदीप सरदेसाई, इंडिया टुडे के कंसल्टिंग एडिटर। उनका ये कहना है कि यूथ कांग्रेस के मामला हो या केजरीवाल का, पुलिस हो या एजेंसियां, इनका दुरुपयोग हो रहा है। यूथ कांग्रेस के मामले में हमने देखा कि जब केस उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से वो प्रदर्शन कर रहे थे, तब भी उन पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई गई है, मतलब कि वो बेल पर बाहर नहीं आ सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल को करीब 6 महीने तक जेल रहना पड़ा, मनीष सिसोदिया को करीब 2 साल तक जेल रहना पड़ा, और अब जो कोर्ट है वो ये कह रहा है कि कोई केस ही नहीं बनता है। इससे सीधे तौर पर सवाल उठता है कि सरकार क्या जो दुरुपयोग करती आई है एजेंसियों का या पुलिस का, वो रुकेगा या नहीं। साप्ताहिक सभा का यह अंक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।